हेलो फ्रेंड्स, गुरु दीपक जांगीड़ चैनल पर आपका स्वागत है। यदि मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है और बेल आइकन है, ज़रूर दबाएं। दोस्तों, आज हम गुर्जर प्रतिहार वंश पार्ट 2 पढ़ना चाहते हैं। और जैसा कि हमने पार्ट 1 में पढ़ा था मंडोर शाखा इनकी, आज हम भीनमाल, उज्जैन और कन्नौज में जो इनके राजवंश रहे हैं उन शाखाओं के बारे में बात करना चाहते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं भीनमाल से। भीनमाल की जो शाखा है गुर्जर प्रतिहारों की, भीनमाल की, वह दोस्तों रघुवंशी प्रतिहार शाखा भी कहलाती है। रघुवंशी प्रतिहार शाखा दोस्तों, इस भीनमाल शाखा में सबसे पहला शासक नागभट्ट प्रथम हुआ। नागभट्ट प्रथम। और दोस्तों, इसका शासन समय 730 ईस्वी से 760 ईस्वी तक का माना जाता है। दोस्तों, इसे नागभट्ट प्रथम को भीनमाल शाखा का संस्थापक माना जाता है। भीनमाल शाखा का संस्थापक। नंबर 2, इसे गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक शासक भी माना जाता है। वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक। वैसे गुर्जर प्रतिहार वंश के जो संस्थापक है उनका नाम हरिश्चंद्र था, लेकिन वास्तविक संस्था को पूछा जाए तो हमें नाम बताना है नागभट्ट। इसी प्रकार दोस्तों, यदि भीनमाल शाखा का संस्थापक पूछा जाए तो नागभट्ट प्रथम नाम बताना है। दोस्तों, इसने भीनमाल को अपनी राजधानी बनाया। भीनमाल को अपनी प्रथम राजधानी बनाया और इसी के साथ इसने अवंतिका या उज्जैन, अवंतिका उज्जैन का ही नाम है, अवंतिका को इसने अपनी दूसरी राजधानी बनाया। इसकी 2 राजधानियां थी, भीनमाल, और उसके बाद में आगे बढ़ते बढ़ते यह अपने क्षेत्र का विस्तार करते करते अवंतिका तक पहुंच गया और इसने अवंतिका को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। दोस्तों, इसका नाम कई जगह नागावलोक भी मिलता है और इसका दरबार है, उसे नागावलोक दरबार के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, इसने उस समय के जितने भी राजपूत वंश थे उन सबको अपने अधीनस्थ किया, अपना सामंत बनाया। जैसे चौहान, क्योंकि ये प्रारंभिक अवस्था में थे, परमार, चालुक्य आदि, इन सभी वंशों को, सभी राजवंशों को इसने अपना सामंत बनाया। इसी के साथ दोस्तों, थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूं वर्णन। ग्वालियर का जो शिलालेख है, ग्वालियर शिलालेख, वो इसके बारे में जानकारी देता है। और ग्वालियर शिलालेख ये कहता है कि इसने मलेच्छों का, मलेच्छ, और मलेच्छ शब्द यहाँ पे दोस्तों अरबों के लिए आया है, जो अरबी मुसलमान थे, मलेच्छों का नाश किया। ऐसी जानकारी ग्वालियर शिलालेख देता है। और दोस्तों, एक शिलालेख जिसकी पहले चर्चा कर चुके हैं हम, ऐहोल शिलालेख। ऐहोल शिलालेख जो है वह दोस्तों इसके बारे में कहता है, ऐहोल शिलालेख है वो चालुक्य नरेश, बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशियन द्वितीय के द्वारा लिखवाया गया था और इसके लेखक, ऐहोल शिलालेख के लेखक रवि कीर्ति थे। ये मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ इस शिलालेख के बारे में। यह शिलालेख जानकारी देता है कि नागभट्ट प्रथम है वो इस
गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक शासक था, वास्तविक संस्थापक था, ऐसी जानकारी ऐहोल शिलालेख के द्वारा दी गई है। दोस्तों, नागभट्ट की राष्ट्रकूटों से लड़ाई चलती रहती थी, राष्ट्रकूटों से लड़ाई चलती रहती थी, जिसके कारण राष्ट्रकूटों से झगड़े के चक्कर में राष्ट्रकूट नरेश दंतीदुर्ग आपको याद होगा, राष्ट्रकूटों का प्रारंभिक संस्थापक शासक रहा है। दंतीदुर्ग ने अपनी बहन भूमिका देवी की शादी इसके पुत्र नागभट्ट प्रथम के पुत्र कुकुस्त कह दीजिए या कुकुक से करके अपने लड़ाई झगड़े का समापन किया। दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। इसके बाद में नागभट्ट प्रथम के बाद में जो शासक बना वह नागभट्ट प्रथम का भतीजा था, नागभट्ट प्रथम के पुत्र नहीं था, इसलिए उसने अपने भाई तेजवर्धन के पुत्र को गोद लिया और उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया। इसका नाम कुक या कई जगह कुक भी मिलता है। दोस्तों, इसने मंडोर में एक विजय स्तंभ स्थापित करवाया। मंडोर में विजय स्तंभ बनवाया। ऐसा विजय स्तंभ, ये सही कर देता हूं मैं, विजय स्तंभ यह प्राचीन काल में राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ था, सेकेंड। इससे पहला दोस्तों समुद्रगुप्त ने भरतपुर में बनवाया था। भरतपुर में पहला विजय स्तंभ राजस्थान का प्राचीन कालीन समुद्रगुप्त ने भरतपुर में बनवाया था और दूसरा विजय स्तंभ कुक ने मंडोर में बनवाया था। इसके बाद दोस्तों जो तीसरे नंबर का शासक है वो बना देवराज। देवराज को अवंतिका का राजा के नाम से संबोधित किया गया है। दोस्तों, इसके अलावा इसकी कोई अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं है। इसके बाद में जो चौथा शासक बना वह बड़ा ही महत्वपूर्ण और उसका नाम था दोस्तों वत्सराज। यह देवराज का पुत्र था और इसने 783 ईस्वी से 795 ईस्वी तक शासन किया। ये टाइम इसका याद रखना जरूरी है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है। और दोस्तों वत्सराज काफ़ी शक्तिशाली शासक था गुर्जर प्रतिहारों में। दोस्तों ये जो वत्सराज है इसकी एक उपाधि रणहस्तिन मिलती है। रणहस्तिन का अर्थ है युद्ध का हाथी। और दोस्तों यह ब्राह्मणों का संरक्षक था, काफ़ी संरक्षण देता था उन्हें, तो ब्राह्मणों ने इसे एक उपाधि दे रखी थी, जयवरा की उपाधि दे रखी थी। और इसने एक सम्मेलन आयोजित करके 1000 ब्राह्मणों को जयवरा अंकित सिक्के हैं वो बंटवाए थे। इसी के साथ दोस्तों इसे प्रतिहार वंश की नींव डालने वाला शासक कहा जाता है। प्रतिहार वंश का नींव डालने वाला शासक, नींव डालने वाला दोस्तों यह शैव मत का अनुयायी था। भगवान शिव की पूजा किया करता था, शैव मत का अनुयायी था। इसी के साथ दोस्तों वत्सराज जो है इसने ओशिया जोधपुर में है, ओशिया में एक जैन मंदिर महावीर स्वामी का
जैन मंदिर, महावीर स्वामी का जैन मंदिर बनाया, जो कि पश्चिमी भारत का सबसे प्राचीन मंदिर, जैन मंदिर, सबसे प्राचीन जैन मंदिर कहलाता है। सबसे प्राचीन जैन मंदिर कहलाता है। इसी के साथ दोस्तों, इसके समय में त्रिदलीय संघर्ष शुरू हुआ कन्नौज के लिए। हम त्रिदलीय संघर्ष की बात करेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। दोस्तों, सन 647 ईस्वी में भारत का एक महान शासक जिसका नाम था हर्षवर्धन, उसकी मृत्यु हो गई थी। हम बात कर रहे हैं अब त्रिदलीय संघर्ष की। उसके अंदर इस गुर्जर प्रतिहार वंश का बहुत सा योगदान रहा है। त्रिदलीय संघर्ष, दोस्तों यह संघर्ष कन्नौज के लिए हुआ था, कन्नौज राज्य के लिए। अब बात शुरू करते हैं इसकी। 647 ईस्वी में राजा हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी। हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज और उत्तरी भारत का इलाका है, उसमें काफ़ी सारी अव्यवस्थाएं फैल गई थी और कन्नौज के ऊपर आयुध वंश का शासन शुरू हो गया। आयुध वंश का शासक इंद्रायुध गद्दी पर बैठा और इंद्रायुध को गद्दी पर बैठाने वाला बंगाल के पाल वंश का धर्मपाल था। धर्मपाल ने इसे सहयोग किया इंद्रायुध को कन्नौज की गद्दी पर बिठाने में। अब दोस्तों जो वत्सराज है, वत्सराज के बारे में हम बात कर रहे हैं। वत्सराज जो है वह भीनमाल का शासक था और जालोर के ऊपर अरबी लोग जो है वो आक्रमण कर देते थे। और काफ़ी सारा माल वगैरह लूट के ले जाते थे, जिससे वत्सराज परेशान था और वत्सराज अपने लिए एक सुरक्षित राजधानी, अपने लिए एक सुरक्षित क्षेत्र खोजना चाहता था और इसको मौका मिल गया, जो कि कन्नौज में अव्यवस्थाएं फैल रही थी। राजा हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी, तो वत्सराज ने सोचा क्यों न कन्नौज के ऊपर आक्रमण करके और कन्नौज को जीत लिया जाए। तो दोस्तों वत्सराज ने कन्नौज पर आक्रमण किया और कन्नौज पर आक्रमण करके इंद्रायुध को परास्त कर दिया। इंद्रायुध को हरा दिया तो सीधी सी बात पड़ी है, धर्मपाल ने इंद्रायुध को बिठाया था गद्दी के ऊपर। धर्मपाल का वत्सराज के साथ संघर्ष हुआ। यह संघर्ष दोस्तों प्रतिहार वंश और पाल वंश के बीच में हुआ और यह मुंगेर का युद्ध कहलाता है और कई जगह मुदगिरी नाम भी मिलता है। मुंगेर या मुदगिरी, मुंगेर का जो युद्ध हुआ वह इन दोनों के बीच में हुआ और दोस्तों इसमें वत्सराज जीत गया, धर्मपाल परास्त हो गया। धर्मपाल परास्त होने से पाल वंश जो था बंगाल का, उसका काफ़ी नुकसान हुआ और वत्सराज की और प्रतिहार वंश की वाहवाही हुई। अब दोस्तों वत्सराज ने कन्नौज के ऊपर अपना अधिकार कर लिया, लेकिन ये बात जो दक्षिण के अंदर एक राजवंश और था जिसका नाम था राष्ट्रकूट वंश के शासक उस समय ध्रुव प्रथम थे। राष्ट्रकूट शासक थे ध्रुव प्रथम को यह बात सेट नहीं हुई कि वत्सराज या प्रतिहार वंश की शक्ति इतनी बढ़ जाए कि वो भीनमाल से लेकर और कन्नौज और उसके आसपास के इलाकों तक फैल जाए। तो दोस्तों धर्मपाल ने वत्सराज के ऊपर आक्रमण किया, जालोर पर आक्रमण किया और इस आक्रमण में इसने वत्सराज को हरा दिया।
अब की बार ध्रुव प्रथम से वत्सराज पराजित हो गया। वत्सराज पराजित हो गया। यह जानकारी हमें कि ध्रुव प्रथम से वत्सराज हारा, यह जानकारी हमें राधनपुर और वनी डिंडोरी शिलालेखों से जानकारी ये मिलती है। वनी डिंडोरी और राधनपुर कि ध्रुव प्रथम ने वत्सराज को हरा दिया। दोस्तों अब याद कैसे रखना है, ये प्रथम चरण है त्रिदलीय संघर्ष का। इसे याद रखेंगे हम डीवीडी नाम से। डीवीडी आप जानते हो, डीवीडी जो चक्का होता है डीवीडी। डी फॉर धर्मपाल, वी फॉर वत्सराज, डी फॉर ध्रुव प्रथम। अब आपको सेट करना है, पहले धर्मपाल और वत्सराज में युद्ध हुआ, फिर वत्सराज और ध्रुव प्रथम में युद्ध हुआ। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद में इसके आगे की बात शुरू करते हैं। सात सौ 95 में वत्सराज की मृत्यु हो गई और उसके बाद में उसका अगला जो उत्तराधिकारी है वह बना नागभट्ट द्वितीय। ये त्रिदलीय संघर्ष भी साथ में चलेगा। अब नागभट्ट द्वितीय, दोस्तों इसका शासनकाल 795 ईस्वी से और 833 ईस्वी तक चलता है। दोस्तों इसका जो युद्ध है, मैंने आपको बताया था वत्सराज को ध्रुव प्रथम ने हरा दिया। इसके बाद में इनकी शक्ति कमज़ोर हो गई, गुर्जर प्रतिहारों की और शक्ति कमज़ोर हो गई, तो धर्मपाल ने वापस मौका देखकर अब की बार गद्दी के ऊपर, कन्नौज की गद्दी के ऊपर चक्रायुद्ध को बिठा दिया। इंदिरा युद्ध के स्थान पर चक्रायुद्ध। इसने दोस्तों नागभट्ट द्वितीय ने मौका देखकर चक्रायुद्ध को परास्त कर दिया और चक्रायुद्ध को परास्त करने पर वापस वही बात, धर्मपाल को यह बात अच्छी नहीं लगी और इन दोनों का, नागभट्ट द्वितीय और धर्मपाल का युद्ध हुआ, जिसका उल्लेख बकुला शिलालेख करता है। बकुला शिलालेख। और दोस्तों बकुला शिलालेख में यह बताया गया है कि नागभट्ट द्वितीय ने धर्मपाल को परास्त कर दिया। धर्मपाल दोबारा पुनः परास्त हुआ। एक बार वत्सराज से हो गया, दूसरी बार नागभट्ट द्वितीय से हो गया। और इसी के साथ दोस्तों जो बकुला शिलालेख है उसमें इसकी उपाधि परम भट्टारक और दोस्तों महाराज धीराज, ये दोनों उपाधि बकुला शिलालेख में इसकी मिलती है। और दोस्तों यदि ये प्रश्न आ जाए कि गुर्जर प्रतिहार वंश का या गुर्जर प्रतिहार वंश की कन्नौज शाखा की शुरुआत कहाँ से हुई, तो नागभट्ट द्वितीय के काल से ही कन्नौज शाखा की शुरुआत हुई। अब आपको याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। नागभट्ट प्रथम भीनमाल शाखा, नागभट्ट द्वितीय कन्नौज शाखा। लेकिन जो ही दोस्तों धर्मपाल हारा, राष्ट्रकूटों को यह पसंद नहीं आया कि प्रतिहार वंश है उसकी शक्ति बढ़ जाए, तो फिर से राष्ट्रकूटों और प्रतिहारों के अंदर युद्ध हुआ। और दोस्तों इस युद्ध को हम NGD, नागभट्ट गोविंद तृतीय धर्मपाल, तो यहां पर साफ साफ आपको पता लग रहा है कि इसका युद्ध गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट शासक से हुआ। गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट से, गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट से इसका युद्ध हुआ। और वही दोस्तों
जो पिछली बार हुआ था वैसा का वैसा ही सेम, इसके अंदर नागभट्ट है वो परास्त हो गया। नागभट्ट सेकंड है वो परास्त हो गया। दोस्तों ये दूसरा चरण है त्रिदलीय संघर्ष का। पहला चरण मैंने बताया था DVD, और सेकंड चरण में हम आ गए हैं NGD। NGD में नागभट्ट, गोविंद तृतीय और धर्मपाल। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका तो ले सकते हैं। दोस्तों इस नागभट्ट ने सन 833 ईस्वी में गंगा नदी में जीवित समाधि ले ली थी। गंगा नदी में जीवित समाधि ले ली थी। दोस्तों इसके द्वारा, नागभट्ट के द्वारा बुच्च कला, स्थान का नाम है बुच्च कला, जो कि जोधपुर में है, जोधपुर में, वहाँ पर इसने शिव मंदिर, शिव और विष्णु मंदिर बनवाए। वर्तमान समय में जो शिव पार्वती मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। अब दोस्तों नागभट्ट ने 833 ईस्वी के अंदर गंगा नदी में जीवित समाधि ले ली। उसके बाद में इसका पुत्र, जिसका नाम रामभद्र था, रामभद्र शासक बना। दोस्तों इसका शासनकाल 833 से 836 ईस्वी तक ही रहा, और इसके शासनकाल की कोई उपलब्धि तो नहीं है, लेकिन कमी जरूर है कि इसके शासनकाल में मंडोर शाखा के जो गुर्जर प्रतिहार है वो इनसे स्वतंत्र हो गए। इनसे मंडोर शाखा है वो स्वतंत्र हो गई। दोस्तों कोई ज़्यादा योग्य नहीं था, इसके कारण से इसके पुत्र ने इसे मारकर और शासन प्राप्त किया। इसके पुत्र का नाम था मिहिर भोज। मिहिर भोज, जो कि दोस्तों 836 से लेकर और 885 तक शासन में रहा। दोस्तों मिहिर भोज जो है उसने अपने पिता को मारकर शासन या गद्दी प्राप्त की थी, इसलिए इसे प्रतिहारों में पितृहंता कहा जाता है। प्रतिहारों में पितृहंता, प्रतिहारों में पिता को मारने वाला, पिता को मारकर शासन प्राप्त करने वाला। इसी के साथ दोस्तों ग्वालियर प्रशस्ति जो है, ये ग्वालियर प्रशस्ति में इसका नाम आदिवरा है। वेरी मोस्ट है, ये उपाधि है, वेरी मोस्ट है, आदिवरा है। और दोस्तों दौलतपुर अभिलेख जो है, दौलतपुर अभिलेख में इसका नाम, इसकी उपाधि प्रभास पाटन के नाम से जानी जाती है। दोस्तों मिहिर भोज का नाम का शाब्दिक अर्थ है, वह है सूर्य का प्रतीक, सूर्य का प्रतीक। और मिहिर भोज जो है उसका काल जो है वह प्रतिहारों का स्वर्ण काल कहलाता है। प्रतिहारों का स्वर्ण काल कहलाता है। दोस्तों इसके समय में एक अरबी यात्री जिसका नाम था सुलेमान, उसने यात्रा की और इसे अरबों का अमित्र, ये नाम याद रखिएगा आप, ये उपाधि अरबों का अमित्र या इस्लाम का शत्रु, या इस्लाम की दीवार, कहा। आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।
इसके बाद दोस्तों मिहिर भोज जो है, मिहिर भोज के कई सिक्के मिले हैं जिनके ऊपर इसकी उपाधि जो आदि वराह मैंने बताई थी, श्रीमद आदि वराह नाम से इसके सिक्के जो है, सिक्कों के ऊपर जो उपाधि मिलती है वो श्रीमद आदि वराह है। जो इसकी आदि वराह वाली उपाधि है वही। और एक और बग्रमा अभिलेख जो है, बग्रमा अभिलेख, उसमें इसे संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला, संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला। दोस्तों त्रिदलीय संघर्ष चल रहा, अभी हमने इसकी 2 स्टेप देख ली है। तीसरी स्टेप जो है वो मिहिर भोज के समय में आई है। हमने देखा था पहली स्टेप जिसका नाम हमने दिया था डीवीडी, दूसरी जिसका नाम दिया था हमने NGD। अब तीसरी स्टेप की बात कर रहे हैं मिहिर भोज के समय में, जिसका नाम है MKD। यहाँ पर M से हमारा मिहिर भोज, K से राष्ट्रकूट का कृष्ण तृतीय और D से अब धर्मपाल नहीं है, अब चेंज हो गया है, जिसका नाम हो गया है अब देवपाल। धर्मपाल के स्थान पर वहाँ पर शासक पाल वंश का बन गया था देवपाल। तो दोस्तों कृष्ण तृतीय ने इसे परास्त कर दिया और इसने वही सेम सिचुएशन है। गुर्जर प्रतिहारों ने पाल राजाओं को हमेशा हराया और राष्ट्रकूटों से हमेशा हारे, ये याद रखिएगा आप। तो यहाँ पे 2 संघर्ष हुए, एक तो मिहिर भोज वर्सेस देवपाल। और देवपाल के बाद में दोस्तों, देवपाल के बाद में एक शासक और बना था नारायणपाल, इसको भी इसने परास्त किया। और दूसरा जो युद्ध हुआ वो मिहिर भोज वर्सेस जो कृष्ण तृतीय है, कृष्ण तृतीय। दोस्तों यहाँ पर एक बात और याद रखनी है हमें कि कन्नौज के ऊपर अंतिम रूप से मिहिर भोज के समय में ही गुर्जर प्रतिहारों का अंतिम रूप से वंश है, राजवंश है, वो स्थापित हो गया। अंतिम रूप से कन्नौज है वो इनके हाथ में आ गया। हालांकि ये कृष्ण तृतीय से जरूर हारे थे लेकिन कन्नौज नहीं हारे। तो कन्नौज है गुर्जर प्रतिहारों को अंतिम रूप से प्राप्त हो गया और इसीलिए इस वत्सराज मिहिर भोज का काल है वो गुर्जर प्रतिहारों का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसमें मिहिर भोज का जो शासन है उसका क्षेत्र जो है वो हिमालय की तराई से लेकर बुंदेलखंड तक फैला हुआ था। और दोस्तों इसी के साथ पश्चिम में देखें तो जो राजस्थान है मरुस्थल से लेकर और पाल वंश की सीमा तक, बंगाल तक फैला हुआ था। इसका राजवंश काफ़ी दूरी तक फैला हुआ था। 3 चरण मैंने आपको ये बताए हैं, ये अच्छी तरह से याद रखने हैं। दोस्तों यहाँ पे हम एक चर्चा और करने चाहते हैं। जो भीनमाल है उसमें 2 महत्वपूर्ण लेखक इतिहासकार प्रसिद्ध हुए हैं। एक का नाम है उद्योतन सूरी। इन्होंने 778 ईस्वी में कुवलयमाला नामक ग्रंथ लिखा। और दूसरे दोस्तों नंबर 2 जो है इनका नाम है जिनसेन सूरी। इन्होंने लगभग 781 ईस्वी के आसपास एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है हरिवंश पुराण। आपको ये दोनों किताबें याद रखनी है, कुवलयमाला और हरिवंश पुराण, और दोनों के दोनों लेखक है वो भीनमाल से संबंधित है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला जो शासक है वह बना महेंद्रपाल
प्रथम। इसका समय दोस्तों 885 ईस्वी से लेकर और 910 ईस्वी तक का माना जाता है। दोस्तों इसे निर्भय राज, निर्भय राज, निर्भय राज, महेंद्र युद्ध आदि के नामों से, आदि की उपाधियों के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यह प्रसिद्ध क्यों है इतिहास में? इसके एक दरबारी कवि था, दरबारी कवि, जिसके कई प्रश्न कई परीक्षाओं में बन चुके हैं, और इसका गुरु भी था वो, जिसका नाम था राजशेखर। राजशेखर यह दोस्तों अत्यंत ही प्रसिद्ध और प्रकांड विद्वान था। इसने कई पुस्तकें लिखी है। इसके प्रश्न इस प्रकार बनते हैं कि राजशेखर किसका दरबारी कवि था, या राजशेखर की पुस्तक पूछ लेते हैं। मैं आपको यहाँ पर कुछ उसकी पुस्तकें हैं, उनके बारे में, उनका नाम है वो बताना चाहूँगा। कर्पूर मंजरी, ये नाम अच्छी तरह से याद रखिए। काव्य मीमांसा, एक से बढ़कर एक किताबें। विद्वशाल भंजिका, विद्वशाल भंजिका, भुवन कोश, बाल रामायण, बाल भारत। ये दोस्तों इसके द्वारा, राजशेखर के द्वारा, जो कि महेंद्रपाल प्रथम का दरबारी कवि था, उसके द्वारा ये पुस्तकें लिखी गई। और सारी की सारी पुस्तकें दोस्तों एक से बढ़कर एक पुस्तकें हैं। इसके बाद महेंद्रपाल के बाद उसका पुत्र शासक बना, लेकिन इसके पुत्र में कोई ज़्यादा सा शासकीय गुण नहीं था। 910 से 13 तक यूं ही समय रहा, और उसके बाद उसका सौतेला भाई महेंद्रपाल द्वितीय है, वह शासक बना, तो ले सकते हैं। इसके बाद में जब इसका पुत्र था, जो उसका नाम मैं लिख देता हूं, इसके पुत्र का नाम भोज सेकंड था, भोजराज सेकंड। यह 910 से लेकर 913 तक शासन में रहा, लेकिन ज़्यादा अच्छा कामयाब नहीं था। इसके बाद में इसके सौतेला भाई, जिसका नाम था महिपाल प्रथम, यह दोस्तों 914 से लेकर 943 ईस्वी तक शासन में रहा। और इसकी उपाधियां जो देखें, इसकी उपाधि एक तो थी महाराजधिराज, इसी के साथ रघुकुल, मुक्तामणि, रघुकुल, मुकुटमणि, एक ही बात है, मुक्तामणि, मुकुटमणि, विनयपाल, हेरंबपाल। दोस्तों इसने उपाधियां इतनी बड़ी बड़ी रखी, लेकिन राष्ट्रकूट नरेश इंद्र तृतीय से यह युद्ध में हार गया। राष्ट्रकूट इंद्र तृतीय, ये नाम आपको याद रखना है। इंद्र थर्ड से यह हार गया, कन्नौज हार गया, और हार कर यह दोस्तों भाग गया कन्नौज से। और इसी के समय कन्नौज के प्रतिहार वंश का पराभव, प्रतिहार वंश का पतन शुरू हो गया। यह आपको याद रखना है, क्वेश्चन बनता है प्रतिहार वंश का पतन है वो किसके काल में शुरू हुआ? महिपाल प्रथम। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों इसके बाद में जब पतन शुरू हो गया इस वंश का, तो अंतिम में 2-3 नाम और है हमें याद रखने, वेरी मोस्ट है।
इसके बाद में महेंद्रपाल सेकंड है, वो शासक बना और लगभग इसका समय जो है वह 945 ईस्वी। पर दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि पतन शुरू हो गया, धीरे धीरे ये पतन की ओर जाने लगे और 1018 में 1018 में इनका शासक राज्यपाल था उस समय महमूद गजनवी से राज्यपाल का युद्ध हुआ। राज्यपाल दोस्तों इस युद्ध में हार गया और हारने के बाद यह जब मरुस्थल की ओर भाग गया, एक राजा युद्ध से भाग गया, इसलिए भारतीय राजाओं ने संघ बनाकर राज्यपाल को मार डाला। राज्यपाल के बाद 1019 में त्रिलोचनपाल शासक बना और दोस्तों वही महमूद गजनवी से इसका भी युद्ध हुआ और यह भी उसमें परास्त हो गया। अंतिम जो शासक था जो 1036 में बना, यशपाल, ये याद रखना हमें, ये अंतिम शासक है इस वंश का, अंतिम शासक यशपाल। दोस्तों लगभग 1095 ईस्वी में गहड़वाल वंश की हम आगे चर्चा करेंगे। और वैसे थोड़ा सा आपको बता दूं, जो जयचंद नाम लिया जाता है भारत के गद्दारों को एक उक्ति दी गई है जयचंद, वो गहड़वाल वंश से ही संबंधित था। गहड़वालों ने 1095 में इस वंश का अंत कर दिया और इसके साथ ही गुज्जर प्रतिहार वंश की समाप्ति हो गई। दोस्तों इस वंश के मैंने 2 वीडियो बना दिए, प्रथम पार्ट और द्वितीय पार्ट। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अपने कंपटीशन की तैयारी करने वाले दोस्तों को मेरे चैनल से जोड़ें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।